वो अपनी ही बेटी का यौन शोषण करता रहा, उस बेटी का जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, और उसने उस बच्ची को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह मैं इस बार भी एक नई और अद्भुत कहानी के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर बिना समय गवाए। ये कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर में 2000, अभी की ये कहानी है 2019 की। 2 दिसंबर 2019 को माहिम बीच के पास में एक बक्सा आता है, एक सूटकेस बह के आता है और लहरों से। अब वो सूटकेस, कुछ मछुआरे वहाँ पर होते हैं, वो लोग देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है, वो लोग उसको खोल के देखने की कोशिश करते हैं। जैसे उसकी जिप खोल के उसको थोड़ा सा टर्न करते हैं तो वो लोग चिल्ला उठते हैं और उनको उसके अंदर एक लाश जैसा नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है किसी का जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ है उसमें। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस आती है। पुलिस आने के साथ में उस बैग को खोलती है और खोल कर उसके अंदर देखती है तो उसमें एक काली थैली होती है। वो काली थैली के अंदर एक आदमी के प्राइवेट पार्ट्स कटे होते हैं और शर्ट होता है, 2 शर्ट्स होते हैं। वो शर्ट के अंदर एक आदमी का एक पैर और एक हाथ उसके अंदर मिलता है। अब पुलिस उसको अपने कब्ज़े में लेती है, ताबे में लेती है और लेने के बाद में उसको मेडिकल के लिए दिया जाता है कि इसमें क्या उसमें पता चल सकता है, क्या एविडेंसेस मिल सकते हैं। लैब टेस्ट में दिया जाता है सबको, सारी चीज़ों को। अब सारी चीज़ों को लैब टेस्ट में देने के बाद में उनको डॉक्टर्स के भी कुछ हाथ नहीं चढ़ता है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि पानी में ये बह के आया हुआ है, पानी की वजह से सारे एविडेंसेस धुल चुके हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करती है कि पुलिस वो जो लाश होती है, वो जो लाश के जो जिस्म का हिस्सा होता है, यानी एक हाथ और एक पैर, वो हाथ के फिंगरप्रिंट लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू हुई और पुलिस अपने कंप्यूटर में डालती है वो फिंगरप्रिंट को, ये देखने के लिए कि कोई रिकॉर्ड होल्डर है क्या, ये पर्सन जिसकी बॉडी के ये पार्ट्स मिले हैं, इसका कोई पहले का रिकॉर्ड है क्या पुलिस लाइन में। पर पुलिस के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में सिर्फ उन्हीं के फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई केसेस होते हैं। वरना आउट ऑफ इंडिया काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है, उसमें पूरी कंट्री के जितने लोग होते हैं, जितने औरत, जितने मर्द, सबकी फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास मौजूद होती है कि एमरजेंसी में उसको इस्तेमाल कर सके। पर खैर जो सिस्टम है वो है। तो अब पुलिस को उससे भी कुछ मिलता नहीं है, फिंगरप्रिंट से। पुलिस बहुत तलाश करती है, माहिम पुलिस स्टेशन, बहुत पुलिस ने मेहनत किया उसमें, मगर पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं आया। अब पुलिस वो केस उठाकर दे देती है माहिम में, जो क्राइम ब्रांच लगता है 2019 में, वहाँ पर दे देती है। अब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती है। तो क्राइम वालों को ऐसा लगता है कि ये केस बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हार्ड था भी, क्योंकि एक बॉडी का सिर्फ पार्ट मिलने से उसका कत्ल किसने किया या वो इंसान कौन है, ये अंदाज़ा लगाना या ये मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो पुलिस क्राइम ब्रांच में ये मामला जाता है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में लगता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो उसके जो दो शर्ट्स होते हैं उसके अंदर से मिलते हैं। वो जो एक हाथ और एक पैर जिस शर्ट्स में लपटे हुए होते हैं, वो दो शर्ट को पुलिस देखती है गौर से। वो शर्ट इसके लिए बांधा होता है कि खून बहे नहीं, खून उसी में सोख ले, वो शर्ट जो है वो खून को सोख ले और खून ज़्यादा बहे नहीं, और खून वो बक्से के बाहर नहीं आए, इसलिए इस इंटेंशन से वो शर्ट में उसको बांधा गया था, वो 2 पार्ट को, बॉडी के, एक हाथ को और एक पैर को। अब पुलिस वो शर्ट को देखती है गौर से, क्राइम ब्रांच वाले। तो एक शर्ट जो होता है वो तो रेडीमेड होता है, पर जो दूसरा शर्ट होता है वो
का सिला हुआ होता है। एक टेलर होता है, वो टेलर ने वो शर्ट सिया होता है, वो टेलर का स्टिकर उस पर लगा होता है, और अल्मो मेंस वेयर एक टेलर, उसका स्टिकर उस पर लगा होता है। और पुलिस, अब वो सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि अल्मो मेंस वेयर। अब इसको पुलिस कैसे ढूंढेगी? मगर पुलिस उसकी तलाश सोशल मीडिया पे करना शुरू करती है, और सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ तलाश करने के बाद में ये पता चलता है कि कुर्ला वेस्ट में ये टेलर है। अब पुलिस कुर्ला वेस्ट में वो टेलर के एड्रेस पे पहुँचती है। अब पुलिस एड्रेस पे पहुँचती है, एड्रेस पे पहुँचने के बाद में उस टेलर को मिलती है, उस टेलर से पूछती है कि ये शर्ट साथ में लेके जाती है पुलिस, और बताती है कि ये शर्ट के ऊपर तुम्हारा स्टिकर लगा हुआ है तुम्हारी दुकान का, तुमने ये शर्ट किसको बना के दिया था, बता सकते हो क्या? नॉर्मली टेलर्स जो होते हैं, जब हम लोग कोई कपड़ा सीने को देते हैं, जैसे कि कोई पैंट हम लोगों ने सीने दी या शर्ट सीने को दी है, तो टेलर जो होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा काट कर अपने पास बिल में स्टेपल करता है, और वो बिल में आपका नाम लिखता है। तो वो टेलर बोलता है हाँ मैं देखता हूँ, मैं देखकर आपको बताता हूँ, और वो अपनी जो बिल्स होती है पहले की, वो उसको खंगालना शुरू करता है, और थोड़े ही देर में वो टेलर उसका बिल निकाल देता है, और बिल निकाल के पुलिस को देता है। वो शर्ट जो होती है, वो शर्ट का एक हिस्सा उसमें लगा होता है। अब पुलिस को एक वो नाम देता है टेलर के, इस नाम के शख्स का ये शर्ट है, और वो नाम देता है बेनेट रिबेलो नाम के शख्स का ये शर्ट है, जिसको मैंने सी के दिया था 2019 में। अब पुलिस के पास एक नाम आ गया, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब वो टेलर का एड्रेस आ गया, टेलर का स्टिकर की वजह से शर्ट पे लगे हुए। उसके बाद में टेलर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से बेनेट रिबेलो एक नाम आ गया पुलिस के सामने। अब वो इतने बड़े शहर में, कुर्ला जैसे भीड़ भाड़ इलाके में, बेनेट रिबेलो नाम का एक शख्स को ढूंढना नामुमकिन बात थी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया इस नाम पे कि ये नाम का शख्स कौन है। पुलिस के एक ऑफिसर थे, उनके दिमाग में आया कि आजकल हर इंसान सोशल मीडिया पे है, तो पुलिस ने सोशल मीडिया के थ्रू से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना मुनासिब समझा। अब पुलिस ने सोशल मीडिया में फेसबुक पे सबसे पहले पुलिस ने अटेंशन दिया। फेसबुक पे अटेंशन देने के बाद में बेनेट रिबेलो वहीं पर डाले, वहाँ पर कुर्ला में ही। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम अगर किसी को फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, आप किसी भी जिस जगह पर आप हो, उस जगह के जितने भी नाम हैं, उस जगह के नाम आपको शो करेगा वो फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी उसी एरिया का शो करेगा। अब उस एरिया के बेनेट रिबेलो बहुत सारे नाम आ गए। अब पुलिस जांच में लग गई कि कौन है, क्या है। इतने सारे लोगों में सिर्फ वो एक आदमी को ढूंढना है, और वो आदमी का चेहरा भी पुलिस को नहीं मालूम है, क्राइम ब्रांच को। और सिर्फ उनके पास में एक हाथ का पूरा अक्खा, एक हाथ का पीस है और एक पैर का पीस है। ये 2 टुकड़े हैं, और कोई शरीर के 2 हिस्सों के सिवा और कुछ भी नहीं इनके पास में ढूंढने के लिए। अब पुलिस ने उसको खंगालना शुरू किया, फेसबुक पे खंगालते खंगालते पुलिस को एक फ़ोटो पर डाउट गया, क्योंकि उसका जो हाथ था और जो पैर था, वो पुलिस को ऐसा लगा कि वो हाथ पैर की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से शायद ये हो सकता है। अब पुलिस ने उस आईडी को खंगाला। उस आईडी को खंगालने के बाद में एक उसका फ़ोटो मिला, जो फ़ोटो वही शर्ट में था, जो शर्ट पुलिस के पास था, पुलिस को मिला था। अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये वही शख्स है जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। अब पुलिस ने उसकी आईडी से उसका नंबर निकाला, मोबाइल नंबर पे पुलिस ने फ़ोन किया, और जो कि पुलिस को ये उम्मीद थी कि फ़ोन बंद होगा, फ़ोन बंद था। पुलिस फ़ोन नंबर से वो एड्रेस पे पहुंची। एड्रेस पे पहुंचने के एड्रेस था सेंटा क्रूज़ का। सेंटा क्रूज़ में पुलिस वो एड्रेस पे पहुंची। वो एड्रेस पे पहुंचने के बाद में वो घर में ताला लगा था, तो पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ किया
तो पड़ोसियों ने बताया पुलिस को कि ये बेनेट रिबेलो यहीं रहता था और बेनेट रिबेलो के साथ में उसकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम था रिया और डॉक्यूमेंट्स में था आराध्य पाटिल नाम था और उसका नाम इन्होंने रखा था, बेनेट रिबेलो ने, रिया नाम। अब पुलिस ने देखा कि यहाँ पर ताला है घर में। पुलिस सीधा गई कोर्ट और कोर्ट से पुलिस ने सर्च वारंट लाया, क्राइम ब्रांच ने सर्च वारंट लाया और सर्च वारंट लाने के बाद में क्राइम ब्रांच ने वो घर का ताले को खोल कर उसके अंदर गई। पुलिस ने जाकर उस घर की तलाशी ली कि शायद कुछ चीज़ मिल जाए जिससे मदद मिले ये मामले को सुलझाने के लिए कि ये किसकी बॉडी है, किसने इसका कत्ल किया है। अब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की, कुछ लोगों को, पड़ोसियों को वहाँ पर खड़ा करके। पुलिस को वैसे तो कुछ खास मिला नहीं उस घर में, मगर जाते जाते पुलिस के हाथ में एक ड्रॉ में से एक बुक आई हाथ में और वो बुक में रिया का नंबर था और एक लेटर वहाँ पर था, एक मतलब बुक में एक लिखा हुआ था एक पन्ने में कि डैडी आई लव यू, मगर आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया, मगर आप जो मेरे साथ करते थे वो गलत था। मैंने आपका कत्ल कर दिया, इसलिए सॉरी, ऐसा काफ़ी टाइम सॉरी लिखा था और ऐसा लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना डैडी। यानी कि ये जो किताब थी वो रिया की थी, आराध्य पाटिल रिया उसकी थी। अब पुलिस ने आराध्य पाटिल का यानी रिया का नंबर लिया वहाँ से, घर से, और वो नंबर पर फ़ोन किया। जैसे कि पुलिस को उम्मीद थी कि शायद ये नंबर भी बंद होगा, वैसा ही एग्जैक्टली हुआ कि वो नंबर भी बंद निकला। अब पुलिस को ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं रिया का भी तो कत्ल नहीं हो गया है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, कोई घर में है नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगने के बाद में पुलिस ने रिया के नंबर को ट्रेसिंग में डाला, यानी कि जब भी वो चालू होगा मोबाइल, तब पुलिस को यहाँ पर पता चलेगा कि वो कौन से एड्रेस पे है, कौन से लोकेशन पे है। ऐसा ट्रेसिंग पे डाला पुलिस ने। डालने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में, यानी 3-4 दिन के अंदर ही वो फ़ोन चालू हुआ। चालू होने के बाद में पुलिस ने तुरंत लोकेशन निकाल के पुलिस वहाँ पर पहुँची। वो लोकेशन था कुर्ला वेस्ट का। अब पुलिस वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक घर का लोकेशन मिला था। पुलिस उस घर में, फ्लैट था, वो फ्लैट में पुलिस ने बेल बजाई तो रिया ने ही दरवाज़ा खोली। अब रिया को पूछा, पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि बेनेट रिबेलो ये कौन है। रिया ने बताया कि वो मेरे पिताजी हैं। तो इन्होंने कहा कहाँ गए। तो रिया ने बताया कि वो एक म्यूज़िक डायरेक्ट करते हैं, म्यूज़िशियन है वो, और वो अपने शोज़ के लिए अक्सर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। तो वो आउट ऑफ इंडिया गए हैं, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने कहा ठीक है। और वो जो बुक थी, वो बुक में जो लिखा था कि पिताजी मैंने आपको मार दिया, सॉरी, वो बुक बताए रिया को। और उससे पूछा गया कि ये क्या है, ये क्यों लिखा है। रिया रो पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बहुत ज़्यादा घबरा गई रिया। उसको पुलिस ने शांत करी, तसल्ली दी और पुलिस ने उसको अपने साथ में लेकर गई क्राइम ब्रांच में और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिया ने बताया कि उसको बेनेट रिबेलो की 2 शादी हुई थी और दोनों उनका डाइवर्स हो गया था। अभी अकेले थे घर में, इनकी कोई औलाद नहीं थी। इनकी अकेले ज़िंदगी काटना शायद थोड़ा मुश्किल हो गया था और ये कमाते भी ठीक ठाक थे। तो इन्होंने चाहा कि इनकी ज़िंदगी में कोई आए, तो इन्होंने एक बच्ची को यानी रिया को गोद लिया अनाथ आश्रम से गोद लेने के बाद में रिया ने ऐसा बताया क्राइम ब्रांच में कि उन्होंने हर एक मांग
उसकी पूरी की बेनेट रिबेलो ने। रिया की हर एक मांग, यानी रिया जो मांगती वो, उसको पढ़ाया लिखाया, अपने गोद में पाल पोस के बड़ा किया। पर कभी कभी जो बेनेट रिबेलो थे वो रिया का यौन शोषण करते थे। अब रिया ने बताया कि वो वहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में वो जाया करती थी। सिद्धिविनायक मंदिर में उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई। अब रिया की जो एज थी, उम्र थी, वो थी 18 साल। अब एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई सिद्धिविनायक मंदिर में। वो लड़के की एज थी 16 साल। अब वो लड़के में और रिया में अच्छी दोस्ती हो गई। पहली मुलाकात में दोनों बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लगे और कुछ घंटा वो लोग साथ में बैठकर वहाँ पर मंदिर के बाहर बात करते रहे। उसके बाद में दोनों ने अपना नंबर शेयर किया और शेयर करने के बाद में कंटिन्यूसली ये लोग फ़ोन पे टच में थे और पूरी रात ये लोग बात किया करते थे फ़ोन पर। तो जैसे ही, और फिर इन लोगों ने शादी करने का भी निर्णय ले लिया कि हम लोग शादी करेंगे आगे चल के जीवन में, कुछ सालों बाद जब दोनों ज़्यादा यंग हो जाएंगे। तो अब रिया उसको अपनी हर बात शेयर करती, वो लड़का रिया को हर बात शेयर करता। अब रिया ने उसको अपने पिताजी के बारे में बताया, बेनेट रिबेलो के बारे में, कि बेनेट रिबेलो जैसा इंसान बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। उसने मुझे अनाथ आश्रम से लाकर गोद लिया और गोद लेकर अपनी बेटी की तरह मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मेरी हर ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। तो वो लड़के ने पूछा क्या प्रॉब्लम? तो पहले तो रिया ने कुछ बात टाल दी, मगर वो लड़का ज़ोर दे के पूछने लगा। तो उसने बोली कि कभी कभी बेनेट रिबेलो मेरा यौन शोषण करते हैं, कभी कभी बेनेट रिबेलो यौन शोषण करते हैं। अब वो लड़के ने वो बात को दिमाग पे ले लिया। अब जब भी रिया की और उसकी बात होती तो वो लड़का उसी बात पर आता घूम फिर के कि ऐसे कैसे वो तुम्हारा यौन शोषण कर सकते हैं, तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या, तुम ऑब्जेक्शन नहीं लेती हो क्या, तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है, ऐसी सारी बातें वो बोलने लगा। तो अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों में रिया को भी इसका एहसास होने लग गया कि हाँ, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब रिया ने और ये जो लड़का था जिससे इसका प्यार हुआ, इन लोगों ने नवंबर 2019 नवंबर को इन लोगों ने 23 नवंबर को इन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग इसको मार देंगे, बेनेट रिबेलो को। प्लान के मुताबिक 26 नवंबर इन लोगों ने तय किया। 23 को प्लान किया, 3 दिन बाद 26 नवंबर 2019 को इन लोगों ने सेटअप लगाया कि यानी ये आएगा और हम लोग इस पर हमला करेंगे। प्लान के मुताबिक वो लड़का रिया के घर में छुप के बैठ गया एक रॉड हाथ में लेकर। जब बेनेट रिबेलो का आने का समय था उस वक्त, अब ये चुपचाप बैठा था। अब बेनेट रिबेलो आया और रिया ने उसके साथ में झगड़ा शुरू की और उसने बोली कि तुम मेरा ऐसे कैसे यौन शोषण कर सकते हो, ऐसे कैसे ये है वो है, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई रिया। वो रिया इस लिए ज़्यादा चिल्लाने लग गई क्योंकि उसको मालूम था उसका बैकअप है, उसके पास वो लड़का बैठा हुआ है वहाँ पर रॉड लेकर हाथ में, और वो चाहती थी कि बेनेट रिबेलो उसके ऊपर हाथ उठाए ताकि ये पूरा प्रोग्राम इनका जो दिमाग में जो था इन बेनेट रिबेलो की हत्या करने का प्लान ये इम्प्लीमेंट में ये हो जाए। तो शुरुआत वो करे बेनेट रिबेलो, और ठीक ऐसे ही हुआ। और वो इतना ज़्यादा चिल्लाने लग गई कि बेनेट रिबेलो ने गुस्से में आके उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया, और जैसे ही बेनेट रिबेलो ने हाथ उठाने की कोशिश किया वैसे ही वो लड़का वहाँ से निकला और उसने सर पे 2 बार सलिए से वार किया, जिसकी वजह से बेनेट रिबेलो वहाँ पर गिर गए। और जैसे ही गिर गए ये दोनों गए किचन में जाकर दोनों ने किचन में जो छुरी होती है, चाकू होती है, उससे लाके उसको मारने लगे बेनेट रिबेलो को। अब खून बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लग गया। अब उन लोगों ने एक मच्छर मारने का स्प्रे आता है, वो मच्छर मारने का स्प्रे उसके मुंह में डाले क्योंकि वो बेहोश जैसा हो गया था।
मरा नहीं था बेनेट रिबेलो उस वक्त, पर बेहोश जैसा हो गया था। उन लोगों ने वो मच्छर मारने का जो स्प्रे आता है वो उसके मुंह में डाल के पूरा स्प्रे को एकदम फास्ट स्प्रे किया और उसके मुंह से हलक में डालकर पेट में डाल दिया पूरा। और बेनेट रिबेलो तब भी पर जिंदा था, तभी भी वो सांस उसकी चल रही थी, वो मरा नहीं था। फिर इन लोगों ने बेनेट रिबेलो का लास्ट में गला काट दिया, गला काटा। गला काटने के बाद में वो मर गया। जब इनको ये लोग सेटिस्फाई हो गए कि ये मर गया है, तो इन लोगों ने उसकी लाश को खींचकर बाथरूम में लेकर गए। बाथरूम में लेके जाकर उनका ये प्लान था कि बाथरूम में इसलिए लेके गए थे उन लोगों ने उसकी लाश को कि ये जो खून बह रहा है ये पूरा खून बह जाए बाथरूम में। और इन लोगों ने ताला लिया, चाबी लिया घर से और घर को लॉक किए और जाकर बड़ी बड़ी छुरियां खरीद कर लाए, जो छुरे होते हैं, छुरे खरीद के लाए ताकि उसकी लाश के, बेनेट रिबेलो की लाश के ये लोग टुकड़े बना पाए। अब इन लोगों ने दुकान पे जाकर छुरे लेकर आए और उसको काटने की कोशिश की है, पर क्योंकि ये लोग एक 16 साल का, एक 18 साल का, तो इनके जिस्म में उतनी ज़्यादा शायद ताकत नहीं थी, इन लोगों से नहीं कट रहा था। तो इन लोगों ने हथौड़ी का इस्तेमाल किया। हथौड़ी का इस्तेमाल ऐसा किया कि वो लोग छुरे को रखते और छुरे को रखने के बाद में जैसे कि हाथ के हिस्से में रखे और उसके ऊपर हथौड़ी से मारते थे, छुरे के ऊपर हथौड़ी से मारते थे ताकि वो आसानी से कटे उसका जिस्म का हिस्सा। ऐसा करते करते इन लोगों ने सारे जिस्म को काट के इन लोगों ने जो थैलियाँ होती है, थैली खरीद के लाए और 4 सूटकेस खरीद के लाए। थैलियाँ काली कलर की खरीद के लाए, जो हम लोग गार्बेज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और सूटकेस 4 खरीद के लाए और उसके टुकड़े बनाकर वो थैली में डाले। वो थैली में डालने के बाद में इन लोगों ने कुरला में, ये जो पूरा जो मामला हुआ था वो हुआ था कुरला में। इन लोगों ने कुरला में एक वहाँ पर नदी है, नदी में उसको बहा दिया। अब जो 3 बैग थे वो 3 बैग तो कहीं और चले गए या डूब गए, पर एक बैग जो था वो बहते बहते माहिम में आ गया था। और जब माहिम में ये बैग मिला था, फर्स्ट डे जब पुलिस को मिला था, माहिम पुलिस को, उस 2 तारीख को, 2 दिसंबर 2019 को, उस वक्त पुलिस ने और भी उसके पार्ट यहाँ पर ही होंगे समंदर में, ये सोचकर पुलिस ने नाव से बहुत तलाश किया था। और वहाँ पर मछुआरों को भी उन पुलिस ने कहा था कि इसका और भी शायद यहाँ पर बॉडी का हिस्सा होगा, उसको ढूंढो, पर कोई भी हिस्सा नहीं मिला था क्योंकि वो कुरला में बहाया गया था और इत्तेफाक से ये हिस्सा यहाँ पर आया था माहिम में, और ये सारा मामला हो गया। अब ये जो लड़का है इसकी उम्र 16 साल। अब इसको 3 साल के लिए पुलिस ने बाल सुधार गृह जो होता है, जिसको चिल्ड्रन रूम जेल कहते हैं, वहाँ पर डाला है। और क्योंकि रिया मैच्योर थी, वो उसकी उम्र 18 साल थी, तो उसको जेल में डाला है। और अभी तक इस केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, और जो भी फ़ैसला होगा मुझे ये कानून से उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो इस तरह की ये कहानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ, ये जो एग्जैक्टली हुआ, ये बेनेट रिबेलो का जो इतनी बुरी तरह से कत्ल किया गया, मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत थी। देखो, रिया मैच्योर हो गई थी, रिया अपनी मर्ज़ी की मालिक हो गई थी। उससे क्या करना चाहिए था, एकदम सॉफ्टली अपने बाप का घर छोड़ के वो लड़के के घर में चले जाना चाहिए था, सॉफ्टली एकदम। ना उसका बाप उसका कुछ कर पाता और ना कोई उसको कुछ बोल पाता, क्योंकि वो मैच्योर थी। ये सारी चीज़ होती नहीं। आज रिया को अपने किए की सज़ा अगर मिल गई, कोर्ट ने उसको सज़ा दे दिया, तो मुझे लगता है कि उसकी आने वाली पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी, मुमकिन है। और वो लड़के की भी लाइफ ख़राब होगी साथ में। तो कोई भी चीज़ का, मेरा एग्जैक्टली कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ का अगर
अच्छे से रिजल्ट, बिना झगड़ा किए, बिना क्राइम किए अगर कोई भी चीज़ का हल निकलता है तो क्राइम क्यों करना। खैर, फिर एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।